हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम किशोर पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटीएम यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और थर्ड ईयर के, तो एक कोर्स नंबर PP311, वो कोर्स टाइटल है डिसीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट, जिसपे कि हम केवल फील्ड क्रॉप का डिसीज पढ़ते हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 3 में डिसीज ऑफ ग्राउंडनट पढ़ेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 17 या 17 में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के लेक्चर का आउटलाइन क्या है। तो आउटलाइन के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ग्राउंडनट डिसीज। तो ग्राउंडनट में कौन कौन सा डिसीज लगता है उसके बारे में हम बताएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम ग्राउंडनट का जो जो डिसीज आज पढ़ेंगे उसके बारे में। तो पहला डिसीज हम स्क्लेरोटियम विल्ट पढ़ेंगे, दूसरा हम रस्ट पढ़ेंगे, रस्ट ऑफ ग्राउंडनट, तीसरा PBND पढ़ेंगे, पिजन पी बर्ड निक्रोसिस डिसीज। देन चौथा पढ़ेंगे पिजन पी PSND, एंड फिफ्थ पढ़ेंगे काला हस्ती मलाडी। इसके बाद हम आज के लेक्चर का खत्म करने के बाद आप लोगों को एक्सरसाइज देंगे। इसके बाद हम देखेंगे आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है। इसके बाद ये भी बताएंगे कि आज के लेक्चर का आप लोग कहाँ कहाँ पे रिसर्च स्कोप क्या है, कैसे आप इस पे फील्ड पे रिसर्च कर सकते हो। और लास्ट में हम रेफरेंस बताएंगे कहाँ से हमने अपना PPT बनाया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ग्राउंडनट डिसीज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्राउंडनट एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप होती है। इसमें ऑयल सीड भी ज्यादा होता है और प्रोटीन भी ज्यादा होता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। क्योंकि इंडिया में ऑयल सीड क्रॉप का बहुत कमी है, इसलिए ग्राउंडनट सेकंड नंबर पे आता है ऑयल सीड प्रोडक्शन में। तो इसमें चूंकि ग्राउंडनट डिसीज अंडरग्राउंड होता है, मतलब उसका जो इकोनॉमिकल पार्ट होता है वो जमीन के अंदर रहता है, वो पेग बनते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, इसलिए उनमें सीड रॉट और रोटिंग जैसी डिसीज ज्यादा लगती है। ठीक है, और इसमें वायरस का भी इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो आज हम ग्राउंडनट का 5 डिसीज पढ़ेंगे, जिसमें कि स्क्लेरोटियम रस्ट, PBND, PSND और काला हस्ती मलैडी, ये 5 डिसीज है जिसके बारे में हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनका सिम्टम क्या रहता है, इनका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इनको हम कैसे इनका डिसीज साइकिल चलता है, कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव का हाथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर। सो टू स्टडी द वेरियस डिसीज ऑफ द ग्राउंडनट। तो आज हम ग्राउंडनट का 5 डिसीज पढ़ेंगे। और चूंकि ग्राउंडनट में बहुत सारा रोग लगता है, ये या तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या वायरस के द्वारा लगता है, या फंगस या निमेटोड के द्वारा लगता है। कभी कभी ग्राउंडनट क्रॉप में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के द्वारा भी सिम्टम उत्पन्न होते हैं, लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके बाद डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन। तो ये डिसीज कौन से पैथोजन हो रही हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि तो स्टडी द डिसीज साइकिल। तो इसे डिसीज पैथोजन का प्राइमरी इनोकुलम क्या रहता है, सेकेंडरी इनोकुलम क्या रहता है, और कैसे ये पैथोजन होस्ट में अपना डिसीज साइकिल कंप्लीट करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि टू स्टडी मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिसीज, कैसे हम इन डिसीज को फील्ड कंडीशन में कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है आज के लेक्चर का। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि ग्राउंडनट में बहुत सारा रोग लगता है, तो उससे लगभग 20 से 25% जो ग्राउंडनट की क्रॉप का प्रोडक्शन का नुकसान होता है वो इन डिसीज के द्वारा होता है। यदि हम इन डिसीज को कंट्रोल कर लेंगे तो फार्मर का इनकम बढ़ेगा, वो डायरेक्ट ग्राउंडनट सेल करके अपना इनकम बढ़ा सकता है। यदि फार्मर ज्यादा अर्न करेगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो फार्मर का होता है वो ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट फार्मर का ज्यादा होगा। और चूंकि यदि ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होगा तो इंडिया जो अपनी कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी सीड के लिए। ठीक है, तो पहला है स्क्लेरोटियम रॉट, जो कि मेन इंपॉर्टेंट डिसीज है ग्राउंडनट का, जो कि स्क्लेरोटियम रोल्फसाई के द्वारा होती है। स्क्लेरोटियम रोल्फसाई ए फंगस लगभग 200 जो प्लांट होते हैं, क्रॉप होती हैं, उनको लगभग 200 प्लांट को इन्फेक्ट करता है, लगभग जो 50 फैमिली में बिलोंग करती हैं। चूंकि ये बहुत ही डिवास्ट्रेटिंग फंगस है और बहुत अधिक मात्रा में रोग उत्पन्न करता है, यदि ये रोग
ग्राउंडनट क्रॉप में लग जाता है तो पूरा का पूरा जो ग्राउंडनट का पौधा होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और यहाँ तक कि जो सीड बनते हैं ग्राउंडनट के वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो लगभग 15 से 20% जो ग्राउंडनट की क्रॉप का नुकसान होता है वो स्क्लेरोटियम रॉट डिसीज के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिम्टम क्या क्या रहता है। तो इसके सिम्टम में मोस्टली जो ये डिसीज रहती है तो मोस्टली ये पैथोजन सीडलिंग के टाइम पे इन्फेक्ट करता है, और स्टेम जो जमीन के बेस से लगा हुआ रहता है वहां पे ज्यादा इन्फेक्टेड करता है। मोस्टली हम उसको कॉलर रीजन कहते हैं, तो उसको इन्फेक्ट करता है। और चूंकि स्टेम पूरा डैमेज हो जाता है तो सडन बिल्टिंग हो जाती है, ब्रांच जो होती है वो सूख जाती है, उसमें बिल्टिंग हो जाती है। जैसा कि आप लोगों को फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि इसमें पूरा का पूरा जो जमीन से लगा हुआ स्टेम है ग्राउंडनट का, वो पूरा का पूरा उसमें व्हाइटिश कवर हो गई है, ब्राउनिश हो जाता है, और पूरा का पूरा यदि स्टेम ही डैमेज हो जाता है तो जो वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है वो नहीं हो पाता ऊपरी भाग में। ऊपरी जो स्टेम ब्रांचेज और लीफ होती हैं तो वो उसमें बिल्टिंग आ जाती है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो जो लीफ होती है, कई बार लीफ में भी क्लोरोटिक लाइट ग्रीन कलर का सिम्टम आता है, जो कि बाद में ब्राउनिश कलर का हो जाता है, और इससे जो लगी हुई ब्रांचेज होती है इनमें बिल्टिंग आ जाती है। तो जब आप इस फोटोग्राफ में देखेंगे तो व्हाइट कलर का पूरा पूरा माइसिलियम हो जाता है, बाद में वो ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर के स्क्रोटिया उस पे बनते हैं, क्योंकि स्क्रोटिया सरसों के दाने के समान होते हैं। उसको आप फील्ड में बड़ी आसानी से देख सकते हैं यदि स्क्रोटियम रॉट का इन्फेक्शन है। और ये स्क्रोटिया ही एक जगह से दूसरी जगह हवा के द्वारा या पानी के द्वारा स्प्रेड हो जाते हैं और दूसरी फील्ड को भी ये इन्फेक्ट कर देते हैं। इस डिसीज से जो ग्राउंडनट का जो पेग होता है, रूट होता है, पॉड, यहाँ तक कि कर्नल भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को इस फोटोग्राफ में दिख रहा होगा। तो एक टिपिकल सिम्टम हो गया स्क्लेरोटियम रॉट ऑफ ग्राउंडनट डिसीज का, जो कि स्क्लेरोटियम रोल्फसाई के द्वारा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पैथोजन कैसा रहता है। तो पैथोजन के कैरेक्टर में जो पैथोजन है स्क्लेरोटियम होता है वो डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर का स्क्लेरोटिया बनाता है। क्योंकि स्क्लेरोटिया रेस्टिंग बॉडी होती है, वो ऑक्सीजन में जो एयर रेस्टिंग बॉडी मतलब वेरी हार्ड होती है, मस्टर्ड के दाने के समान होती है, ब्लैक होती है, और ऑक्सीजन में इसी के द्वारा ये फंगस सर्वाइव करता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है स्क्लेरोटियम में जर्मिनेशन होता है और नया फंगस बनके वो क्रॉप को इन्फेक्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो ये फंगस है सीड और सॉइल बर्न होती है। तो सीड और सॉइल बर्न का मतलब है कि ये फंगस सॉइल में या और सीड में भी सर्वाइव कर लेता है, और सीड ही प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करता है। सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है वो एयरबर्न कोनिडिया के द्वारा या फिर हवा जो एयरबर्न स्क्लेरोटिया के द्वारा, और जो स्क्लेरोटिया होता है वो इरिगेशन वाटर के द्वारा या इम्प्लीमेंट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है और नई क्रॉप को इन्फेक्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन क्या रहता है। इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए जो तो हाई सॉइल मॉइस्चर यदि अल्टरनेट पीरियड पे आता है और वाटर की कमी हो जाती है ग्राउंडनट फील्ड पे, तो उस टाइम पे डिसीज लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। वाटर की कमी के द्वारा ही बिल्टिंग टाइप के सिम्टम आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे कर लेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए हम जो मोनोकल्चरिंग होती है ग्राउंडनट क्रॉप की एक ही फील्ड में, हम उसको अवॉइड करते हैं, उससे बचते हैं। यदि हम गर्मी में डीप प्लोइंग कर देते हैं तो उसमें जो भी इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज होता है और जो स्क्लेरोटिया सॉइल में पड़े हुए रहते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। इसके अलावा बहिया ग्रास एज अ ट्रैप क्रॉप हम ग्राउंडनट स्टेम रॉट के लिए यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहिया ग्रास। इसको हम ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा हम थायरम एट द रेट ऑफ 0.3%, उसके बाद हम ट्राइकोडर्मा विरिडी से 4 ग्राम पर केजी से हम सीड ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो इससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा विरिडी को हम फारयार्ड में F/M के साथ मिला के यदि हम फील्ड पे अप्लाई कर देते हैं, सॉइल ड्रेंचिंग कर देते हैं, तो इससे भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद दूसरा डिसीज आता है रस्ट ऑफ ग्राउंडनट। जो रस्ट ऑफ ग्राउंडनट डिसीज होती है वो मेनली पक्सिनिया एरिचिडिस से होती है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है रस्ट ऑफ ग्राउंडनट। चूंकि ये पक्सिनिया जो बेसिडियो माइकोटा के अंदर आते हैं उससे ये फैलती है। ये बहुत ही डिवास्टेटिंग डिसीज है ग्राउंडनट क्रॉप के लिए।
तो इंडिया में पहली बार इसको पंजाब में 1971 में ऑब्जर्व किया गया था। उसके अलावा पहली बार तिरुपति में भी 1971 में ऑब्जर्व किया गया था। तो ये लगभग 10 से 15% जो ग्राउंडनट की क्रॉप का नुकसान होता है वो रस्ट डिसीज के द्वारा होता है। तो इसके सिम्टम में हम देखते हैं कि डिसीज मेनली जो ग्राउंडनट का जो सॉइल के बाहर जो ग्राउंडनट का जो पौधा होता है उसमें मेनली इन्फेक्ट करती है। मतलब एरियल पार्ट जो ग्राउंडनट का होता है उसको इन्फेक्ट करती है, एक कर्नेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि जो डिसीज होती है इसमें जब प्लांट 6 सप्ताह का पुराना हो जाता है उसमें इन्फेक्ट करते हैं। उसमें स्मॉल छोटे माइन्यूट पेल येलो से ग्राउंड ब्राउन कलर के पिस्चुल बनते हैं जो कि इरिडोसोराई के द्वारा बनते हैं और पत्ती के लोअर सरफेस में बनते हैं। तो उसमें इन्फेक्ट करती है। जो पिस्चुल होते हैं धीरे धीरे साइज में बड़े होते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं। जो इरिडोसोराई होते हैं हवा के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं और नई क्रॉप को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं। जो एरस्ट पिस्चुल होते हैं यहाँ तक कि जो पेटियोल और स्टेम होता है उसको भी इन्फेक्ट कर लेते हैं। यदि ये लेटर सीजन में इरिडोसोराई एटिलियोस्पोर बनाते हैं जो कि रिस्टिंग स्पोर टाइप का रहता है। जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो लगभग जो सीड होते हैं वो श्रेल हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को फोटोग्राफ में दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो येलोइश कलर का लीफ हो जाता है जिसमें ब्राउनिश कलर के आप लोगों को यहाँ पे पिस्चुल दिख रहे होंगे। ये ब्राउनिश कलर का पिस्चुल है लीफ में, जहां तक कि स्टेम में भी पिस्चुल आ जाते हैं ब्राउनिश कलर के। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका कैरेक्टर या सिम्टम कैसा, पैथोजन का कैरेक्टर क्या रहता है। तो ये जो फंगस है बोथ यूरिडियल और टेलियल स्टेज प्रोड्यूस करती है और इरिडियल स्टेल ग्राउंडनट में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसी से टेलियस्पोर बनता है। और इरिडोस्पोर जो होती है वो पेडिसिलेट होती है, यूनिसेलुलर येलो और ओवल से राउंड और इचिनुलेट होती है। और टेलियस्पोर डार्क ब्राउन कलर का 2 सेल वाला होता है। जो पिग्नियल और एसियल स्टेज जो होती हैं वो इस पे ये रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। तो इसमें सिर्फ इरिडियल और टेलियर स्टेज होती है पक्सिनिया अरेचिडिस में। तो ये पैथोजन का कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे होता है। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो पैथोजन होता है इरिडोस्पोर के रूप में वॉलंटियर जो ग्राउंडनट प्लांट होती है उस पर सर्वाइव करता है। और फंगस जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिस होते हैं सॉइल में जो पड़े हुए रहते हैं उस पर भी सर्वाइव कर लेता है। इसके अलावा जो इरिडोस्पोर होता है वो कंटेमिनेटेड सीड और पॉट के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है। और स्प्रेड जो होता है मेनली विंडबर्न कोनिडिया के द्वारा होता है। सॉरी, विंडबर्न इरिडोस्पोर के द्वारा होता है, इसमें कोनिडिया नहीं बनते हैं, सॉरी। तो जो रेन स्प्लेश और इम्प्लीमेंट के द्वारा भी डिसेमिनेट हो जाते हैं। इसके अलावा फंगस है यहाँ तक कि जो कोलेटरल होस्ट होते हैं जैसे कि अरेचिडिस मार्गिनाटा या अरेचिडिस प्रोस्टाटा, इस पे भी सर्वाइव कर लेता है और जब मेन क्रॉप आती है तो उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन क्या रहता है। तो ह्यूमिडिटी 85% से ज्यादा होनी चाहिए। टेम्परेचर जब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इस टाइम पे डिसीज ज्यादा लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम जो वॉलंटियर ग्राउंडनट प्लांट होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं या कोलेटरल होस्ट को भी हम रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा हम ग्राउंडनट का जो मोनोकल्चरिंग होता है उसको हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा क्लोराथलोलिन या ट्राइडेमार फाइडेरेटा 0.2% से हम स्प्रे करते हैं, तो इससे डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा जो अरेचिडिस ग्लेबराटा उसको हम ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं, जिससे रेजिस्टेंट वैरायटी बन जाती है। इसके बाद तीसरा डिसीज आता है पीनट बड निक्रोसिस वायरस, जो कि पीनट बड निक्रोसिस डिसीज जो कि पीनट बड निक्रोसिस वायरस की वजह से होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है पीनट बड निक्रोसिस वायरस। मेनली जो ये डिसीज होती है सीवियर फॉर्म में इंडिया में 1974-75 में अमरावती रीजन में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में आता है। या फिर जो यील्ड लॉस हुई थी वो लगभग 50% हुई थी। तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है।
तो इसके सिम्टम में हम देखते हैं कि इसका जो पहला सिम्टम आता है वो 2 से 6 वीक में, जब प्लांटिंग के बाद जब ग्राउंडनट का सीड प्लांट आता है तो उसमें लगता है। तो नॉर्मली इसमें रिंग स्पॉट का सिम्टम आता है पत्ती में, इसलिए हम इसको स्पॉटेड पीनट रिंग स्पॉट वायरस या बड नेक्रोसिस वायरस कहते हैं। जो नई इमर्जिंग लीफ आती है वो छोटी राउंडेड या पिनहेड इनवर्ड या रुगुज टाइप की रहती हैं, और उसमें निक्रोटिक स्पॉट और इरेगुलर शेप का लेसन बनता है पेटियोल में और पत्ती में। यहाँ तक कि जो स्टेम होता है उस पर भी निक्रोटिक स्टिक बनता है, जिसमें आप पत्ती में यहाँ पे सिम्टम देख सकते हो कि इसमें पूरा बड निक्रोसिस मतलब लेसन टाइप का सिम्टम आ गया है, और स्टिक भी बन जाता है। और लीफलेट जो होती है उसमें एक एक्सिलरी सूट बनता है, और उससे वो जो लीफ होती है वो छोटी हो जाती है, उसमें लेमिला, और वहाँ पे लेमिला में डिस्टॉर्शन हो जाता है, और जो मोजाइक मॉडलिंग हो जाती है, और उसमें क्लोरोसिस हो जाती है, पत्ती पीली पड़ जाती है। एडवांस स्टेज में जो नेक्रोसिस बड में नेक्रोसिस हो जाती है, पूरा पत्ती सूख जाती है, यहाँ तक कि जो पार्ट होते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसका डिसीज साइकिल में जो वायरस होता है वो बीड होस्ट में परपेचुएट रहता है, लंबे समय तक सर्वाइव करता है। जो बीड होस्ट होते हैं जैसे कि बाइडेंस पिलोसा या इरिगोन बोनारिएंसिस या टैगेट्स मिनूटा या ट्राइफोलियम सबटरेनियम, ये बीड होस्ट होते हैं जिसपे वायरस लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा जो वायरस होता है वो थ्रिप्स के द्वारा भी ट्रांसमिट होता है। तो ग्राउंड नट बड निक्रोसिस वायरस जो होता है थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। थ्रिप्स का नाम है सिट्रोथ्रिप्स डोर्सलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फ्रेंकिनेला सुजी या थ्रिप्स पाल्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, और इसका वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। तो जो अर्ली सोन क्रॉप होती हैं, जिनको भी हम फर्स्ट हाफ जून के फर्स्ट हाफ में हम सोइंग करते हैं, उनमें पीनट बड निक्रोसिस डिसीज का इंसिडेंस कम होता है लेट सोन वैरायटी की अपेक्षा। तो यदि हम लेट सोन वैरायटी करते हैं तो उस पर पीनट बड निक्रोसिस वायरस लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा हम जब प्लांट पर पॉपुलेशन यदि ज्यादा होती है, पास प्लांट होते हैं, तो उस टाइम पे भी डिसीज लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा जो सब ऑप्टिमल प्लांट पॉपुलेशन होती है तो उस पर डिसीज कम लगती है। ठीक, तो ये फेवरेबल कंडीशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो हम रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करेंगे, जैसे कि कादरी 3, कादरी 4, बेमाना ICGS 11, ये रेजिस्टेंट वैरायटी है ग्राउंडनट बड निक्रोसिस वायरस के लिए, तो उसको हम उगाएंगे तो उस पर डिसीज नहीं लगता है। इसके अलावा हम थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हमें मोनोक्रोटोपास एट द रेट ऑफ 1.6 ml पर लीटर या डाइमेथोएट एट द रेट ऑफ 2 ml पर लीटर हम स्प्रे करेंगे, तो इससे थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा, तो वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसके अलावा हम यदि हम बाजरा से इंटरक्रॉपिंग कर देंगे ग्राउंडनट की, तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। और हम प्लांट पॉपुलेशन को मिनिमाइज करके रखेंगे, जितना रिकमेंडेड है उतना रखेंगे। यदि हम 15 × 15 सेंटीमीटर का पे प्लांट रखेंगे ग्राउंडनट का, तो उससे भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डिसीज आती है पीनट स्टेम नेक्रोसिस डिसीज, जो कि टबाको स्टिक वायरस या इलार वायरस की वजह से होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है। तो जो ए डिसीज है ये बहुत अधिक मात्रा में ग्राउंडनट के फील्ड में रखती है, और डिसीज मेनली एपिडेमिक में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 2000 में आई थी। तो उसमें लगभग 300 करोड़ रुपए का ग्राउंडनट का क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था, नुकसान हो गया था। तो नॉर्मली सदर्न इंडिया में ज्यादा डिसीज लगती है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न इंडिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिम्टम क्या रहता है। तो सिम्टम, पहली बार जो सिम्टम आता है यंग लीफ में नेक्रोटिक लेसन बनते हैं और बीन क्लोरोसिस हो जाती है, इसलिए। और जो नेक्रोसिस आती है वो लेटर स्टेज में पेटियोल और स्टेम में आ जाती है, इसलिए हम इसको स्टेम नेक्रोसिस डिसीज कहते हैं, क्योंकि स्टेम में भी नेक्रोसिस आ जाती है। इसके अलावा नेक्रोटिक लेसन स्टेम में लेटर स्टेज में उसमें अपवर्ड किलिंग होती है, और जो बड बनती हैं वो भी किल हो जाती है, मर जाती हैं।
जो मेजोरिटी ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट जो होते हैं वो लगभग सोइंग के 1 महीने के बाद आते हैं, जब ग्राउंडनट का क्रॉप 1 महीने पुराना होता है। कुछ कल्टीवार ऐसे होते हैं जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी होता है पीनट स्टेम नेक्रोसिस डिसीज के द्वारा। तो जो हार्वेस्टेड ग्राउंडनट का पॉड होता है उसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। यदि प्लांट में अर्ली इन्फेक्शन हो जाता है, यदि ग्राउंडनट का जो क्रॉप है उस पे अर्ली इन्फेक्शन हो जाता है, तो प्लांट का जो ग्राउंडनट का जो यंग सीडलिंग होता है वो भी मर जाता है। और जो प्लांट सरवाइव कर जाते हैं वो भी छोटे रह जाते हैं, स्टंटिंग आ जाती है, स्मॉल आ जाते हैं, क्लम डिलिप्स आ जाती है और उसमें क्लोरोसिस आ जाती है। कई बार स्टंटेड प्लांट आ जाते हैं और उसमें मोज़ेक टाइप का पैटर्न आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो वायरस होता है वो जो वीड होस्ट होता है उसमें परपेचुएट रहता है लंबे समय तक, जैसे कि पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस हो गया। इसके अलावा जो अदर क्रॉप स्पीसीज होती है जैसे कि सनफ्लावर या मैरीगोल्ड, उनमें भी लंबे समय तक सर्वाइव करता है। ये जो वायरस है ये वायरस भी थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है, जैसे कि फ्रैंकिनेला सोल्टेजी या फिर सेरोथ्रिप्स डॉर्सलिस या थ्रिप्स पाल्मी। ये तो थ्रिप्स के द्वारा दोनों जो ग्राउंडनट के वायरस होते हैं दोनों ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा ये जो इलार वायरस है, तो इलार वायरस इन्फेक्टेड पोलन के द्वारा भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका फेवरेबल कंडीशन क्या रहता है। तो फेवरेबल कंडीशन के लिए यदि हम यदि प्लांट पॉपुलेशन फील्ड पे ज़्यादा रहती है तो उस टाइम पे डिसीज लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके अलावा थ्रिप्स भी, यदि थ्रिप्स से थ्रिप्स का क्रॉप में इन्फेक्शन आ गया है तो उससे भी ये डिसीज ज़्यादा लगती है। इसके मैनेजमेंट के लिए यदि हम मोनोक्रोटोफास @ 1.6 ml या फिर डाइमेथियोलेट @ 2 ml पर लीटर स्प्रे करेंगे तो इससे डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा यदि हम प्रॉपर स्पेसिंग रखेंगे तो जैसे कि 15 × 15 सेंटीमीटर, तो उससे या फिर बाजरा से इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो इससे डिसीज कंट्रोल हो जाएगी। या फिर हम रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करेंगे जैसे कि कादरी 3, कादरी 4, बेमाना और ICGS 11, तो इससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद लास्ट डिसीज आती है काला हस्ती मलाडी, जो कि टाइलेंचोरिंचस ब्रिविलिनेटस नाम के निमेटोड के द्वारा होती है। चूंकि ये डिसीज निमेटोड के द्वारा होती है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, क्योंकि निमेटोड सॉइल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस डिसीज को पहली बार 1975-76 में कालाहस्ती एरिया में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट खोजा गया था, इसलिए हम इस डिसीज को कालाहस्ती मेलाडी डिसीज कहते हैं। और जो लासेस आया था, जो 20 से लगभग 60% क्रॉप का जो नुकसान होता है यदि निमेटोड का इन्फेक्शन आ गया है तो उसके द्वारा होता है। इसके सिम्टम में हम देखते हैं कि स्मॉल ब्लैक ब्राउनिश येलो कलर का लेसन इन्फेक्टेड पेग में आता है या पॉड स्टॉक में आता है या यंग जो डेवलपिंग पॉड होते हैं उस पे आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सिम्टम में तो कि ब्राउनिश येलो कलर का या ब्लैक कलर का छोटा छोटा लेसन इन्फेक्टेड पॉड में आ जाता है, तो एक कालाहस्ती मलाडी के द्वारा होता है। इसके अलावा जो लेसन होते हैं वो स्लाइटली छोटे से उभरे हुए होते हैं और जो होस्ट सेल होता है उसमें प्लोरिफिलेशन आ जाता है। और जो पॉड स्टॉक होता है उसका साइज छोटा रह जाता है, उसमें जो सीड बनते हैं एक या दो सीड रहते हैं। और जो रूट होती है उसमें भी डिस्कलरेशन आ जाता है। इसके अलावा अफेक्टेड जो प्लांट होते हैं उसमें स्टंटिंग और नॉर्मल से ज्यादा वो ग्रीन रहते हैं। तो ये कालाहस्ती मलेडी का मेन सिम्टम है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो प्राइमरी इनोकुलम होता है, जो सॉइल में या पॉड में जो निमेटोड प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है इनोकुलम होता है, तो जो निमेटोड होते हैं वो इरिगेशन वाटर के द्वारा या रेन वाटर या फ्लोइंग के समय इम्प्लीमेंट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए हम रेजिस्टेंट वैरायटी को करेंगे जैसे कि तिरुपति 3 या कालाहस्ती या फिर प्रसूना, ये रेजिस्टेंट वैरायटी है कालाहस्ती मलेरिया डिसीज के लिए। इसके अलावा हम यदि नीम केप का @ 2.5
पर हेक्टेयर, या फिर FIM रेट ऑफ 10 टन पर हेक्टेयर, या पोल्ट्री मैन्योर एट द रेट ऑफ 5 टन पर हेक्टेयर। यदि हम अप्लाई कर देंगे नीम के को 2.5 टन पर हेक्टेयर, तो इससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम यदि हम कार्बोफ्यूरान ग्रेनुल्स का हम 4 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर यदि हम स्प्रे करते हैं, तो इससे भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम सेबुफोस 10G ग्रेनुल्स को हम यदि हम इरिगेशन वाटर के द्वारा हम स्प्रे कर देते हैं, डाल देते हैं फील्ड पे, तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाते हैं। या फिर हम ग्राउंडनट फील्ड में हम के बाद सोइंग के बाद हम यदि हम राइस या मैरीगोल्ड की सोइंग कर देते हैं, तो उससे भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। तो आज हमने 5 डिसीज पढ़ ली, और इसके बाद हम आप लोगों एक्सरसाइज दे रहे हैं कि आप लोग ग्राउंडनट फील्ड पे जाइए और ये सैंपल आपको दिखे तो सैंपल कलेक्ट करिए, उसका हेर्बेरियम फाइल बनाइए। इसके अलावा यदि जब लैब कंडीशन आएगी तो उस समय हम स्टेनिंग कैसे करेंगे और इसको आइसोलेट कैसे करोगे, हम ये बताएंगे। और आपको ये ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आपको ये डिसीज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है। तो आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम के लिए आज हमने 5 डिसीज पढ़े। इनके हमने कॉजल ऑर्गेनिज्म, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट सिम्टम, जो लाइफ साइकिल है, या फिर हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये हमने पूरा बता दिया। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आप डिसीज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे भी हमने बता दिया, और कैसे आप इन डिसीज को मैनेज करोगे भी हमने आज बता दिया। तो लगभग इस वीडियो को आपको देखने के बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का रिसर्च स्कोप क्या है। तो रिसर्च स्कोप के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि टू डेवलप इको फ्रेंडली मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेस। तो सबसे पहले आपको ट्राइकोडर्मा या फिर स्यूडोमोनास का इफिशिएंट स्ट्रेन खोजना है कि कैसे फंगस या बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल करेगा, तो इफिशिएंट स्ट्रेन खोजेंगे। इसके अलावा टू आइडेंटिफाई की वेरियस आइसोलेट ऑफ द पैथोजन, जो कौन से जो पैथोजन ये डिसीज उत्पन्न कर रहे हैं उनके कितने आइसोलेट हैं, और कौन सा पैथोजन है, ये कौन सा आइसोलेट मोस्ट वायरुलेंट है, तो ये आपको देखना है, रिसर्च स्कोप है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट पॉइजन फूड टेक्निक, आपको बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन सा बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है डिसीज को या फिर पैथोजन को। तो ये आज के लेक्चर का रिसर्च स्कोप है। तो आज हमने 5 डिसीज पढ़ा, और ये आज के लेक्चर के लिए रेफरेंस है जहां से हमने अपना PPT बनाया है। तो आप फर्दर स्टडी के लिए आप ये बुक रिफर कर सकते हो, या ICR का कोर्स है उसको भी आप देख सकते हो। तो आज का लेक्चर हम इसी के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है इस वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।